रंजीता यूं तो 30 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, गोल मटोल आंखें, पतले पतले होंठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज उसके हुस्न में चार चांद लगा देती थी। वह खुद को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। रामेश्वर ने जब रंजीता को पहली बार सुहागरात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जब 22 साल की उम्र में रंजीता बहू बनकर ससुराल आई थी, तब टोले क्या गांव भर में उसकी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थीं। वे एकटक नई भाभी को निहारती रहती थीं। जब उसकी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो वह हंसकर बोलती, धत तेरी की, यह भी कोई बात हुई। रामेश्वर ठहरा एक देहाती लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, पर बिजली मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 5,000 रुपये महीना वह कमा लेता था। काम करने वह पास के एक कस्बे में जाता था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। रंजीता सज सवर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी रामेश्वर को देर हो जाती तो रंजीता उसे उलाहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपका इंतजार करते खटते रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर रामेश्वर उसकी जी हजूरी करने लग जाता था। रंजीता मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी उसकी कमजोरी थी। रामेश्वर घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता गया। 3 साल में घर में 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए रंजीता ने रामेश्वर को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर रामेश्वर पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा रामेश्वर को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। जिंदगी की भागदौड़ में रामेश्वर हाँफने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पी कर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास रंजीता की तारीफ करने के लिए न तो शब्द बचे थे और न ही समय बचा था। उन्हीं दिनों रामेश्वर का दूर का रिश्ते का एक भाई रघु काम की तलाश में उसके पास आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। रामेश्वर के पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। रघु की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता था। रंजीता से उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में वे दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। रघु रंजीता की तारीफ के पुल बांधता तो वह मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। रघु उसकी इस मस्त हंसी में कहीं खो जाता था। रघु की अभी शादी नहीं हुई थी। वह भाभी के चुलबुलेपन, रूप रंग और मस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। रंजीता भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन रंजीता रघु से बोली थी, गांव कब जाओगे? क्यों, आपके लिए कुछ लाना है क्या भाभी? हाँ, लाना तो है, एक देवरानी। रघु इस पर कुछ झेंपसा गया था। उधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। रामेश्वर का साला बंटू शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने, जाना तो रंजीता भी चाहती थी, मगर रामेश्वर के ख्याल ने उसे रोक दिया था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। रामेश्वर सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 7-8 बजे तक ही घर लौटता था। रघु की छुट्टी बुधवार को होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 1 बजे तक सोकर उठा। चाय बनाकर पी। बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर रंजीता ने पुकारा, अरे रघु जी, थोड़ा आना तो। आया भाभी, कहकर रघु दौड़ा दौड़ा रंजीता के कमरे में गया। वह औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर में दर्द है, दुकान से दवा ला दो।
रघु पास की केमिस्ट की दुकान से सिर दर्द की गोली लेकर आया। रघु ने रंजीता को गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भरकर ले आया। रघु, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा, रंजीता ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी, आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं, रघु ने अपने पन में कहा। रंजीता ने हाँ में गर्दन हिला दी। रघु उसके सिरहाने पर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां रंजीता के माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और रघु की सेवा से रंजीता के माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब एक अजब सा खिंचाव रंजीता के मन में आ गया था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। उसने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है रघु, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो काम आएंगे। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है। आप कर सकती हो क्या? रंजीता सोच में पड़ गई कि आखिर आज रघु चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन, क्या करें, मना भी नहीं कर सकती। उसने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। रंजीता की पतली लंबी उंगलियां रघु के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा था। उसने रंजीता की गोल मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। रंजीता ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है रघु? यह मेरा शुक्रिया है भाभी, रंजीता ने रोमांटिक होते हुए कहा। बस इतना सा शुक्रिया? रघु ने रंजीता को अपने सामने की ओर खींच लिया। वह किसी धधकते ज्वालामुखी सी लग रही थी। आंखों के लाल डोरे अंदर की हलचल को साफ बयां कर रहे थे। रघु ने अपने तपते होंठ रंजीता के गुलाबी होंठों पर रख दिए। इसके बाद हुई प्यार की बरसात में वे दोनों जमकर भीगे। एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, जी शुक्रिया। रंजीता ने अपने पति की गैर हाजिरी में उसी के दूर के भाई के साथ जो रिश्ते बनाए, क्या आपकी नज़र में वह सही थे? और उसका पति जो रंजीता को समय नहीं दे पा रहा था, क्या यह रंजीता के साथ नाइंसाफी थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।